यादव, कंपोजिट विद्यालय सैरकपुर, धनौरा। कहानी आगे बढ़ाते हुए आज की कहानी है, सुनो कहानी में से कौन बनेगा निंगथौ। निंगथौ राजा। बहुत समय पहले की बात है कि मणिपुर के कांगलाई पाक राज्य में एक निंगथौ और एक लेइमा। निंगथौ और लेइमा का मतलब है राजा और रानी रहते थे, सब उन्हें बहुत प्यार करते थे। निंगथौ और लेइमा अपने मियम मतलब प्रजा का बड़ा ख्याल रखते थे। हमारे मियम सुखी रहें, वे कहते। कांगलाई पाक में शांति हो, वहां के पशु पक्षी भी अपने राजा रानी को बहुत चाहते थे। निंगथौ और लेइमा जो है वो हमेशा कहते कांगलाई पाक पे सभी को खुश रहना चाहिए, सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, पक्षी और जानवर और पेड़ पौधे भी खुश रहें, किसी को भी परेशानी ना हो। निंगथौ और लेइमा के बच्चे नहीं थे, लोगों की एक ही प्रार्थना थी कि हमारे राजा और रानी के बच्चे हो जाएं, हमें अपनी टुंगी निंगथौ मिल जाए, हमारा युवराज। फिर एक दिन लेइमा ने एक पुत्र एक मोचा नीपा को जन्म दिया। लोग बहुत खुश थे, सब अपने युवराज को देखने आए। बच्चे का सिर चूमकर उन्होंने कहा कि कितना सुंदर बेटा है, कितना सुंदर बेटा है। राज्य में खूब धूम मची भाई। जब इतने समय के बाद बच्चा हुआ तो खूब ढोल नगाड़ों से खूब उत्सव सा मनाया गया राज्य में। उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि अगले साल भी उसी तरह जश्न मनाया जाएगा। और अगले साल फिर निंगथौ और लेइमा का एक और बेटा हुआ, फिर एक और। अब उनके प्रिय राजा रानी के 3 बेटे थे, साना जाऊबा, साना याइमा और साना तोम्बा। 3 बेटे थे ये उनके। 12 साल बाद उनके एक पुत्री हुई और उसका नाम उन्होंने रखा साना तोम्बी। बहुत ही प्यारी बच्ची थी वो, कोमल दिल की, सभी उसे बहुत चाहते थे। कई साल बीत गए और बच्चे जवान हो गए, बड़े हो गए। तो राजा ने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि अब वक्त आ गया है कि हमें घोषणा करनी होगी कि कौन यहाँ का युवराज बने, तुम्हारा तेंगु निंगथौ। इतनी जल्दी क्यों? आश्चर्य से मंत्री भी एक दूसरे से पूछने लगे। पर जब उन्होंने करीब से निंगथौ को देखा तो उन्हें लगा ओहो, राजा तो वाकई में सचमुच बूढ़े हो चले, तो सही कर रहा है ये फैसला। अभी वो देख कर दुखी भी हो गए, बताओ हमारे राजा तो बड़ी जल्दी बूढ़े हो गए, अब मुझे तुम्हारा युवराज चुनना ही है। निंगथौ ने कहा। मंत्री हक्के बक्के रह गए। पर हे निंगथौ, चुनाव की क्या जरूरत है, आपका सबसे बड़ा पुत्र साना जाऊबा ही तो राजा बनेगा। तो राजा ने जवाब दिया, पुराने जमाने में तो ऐसा ही होता था कि सबसे बड़ा बेटा ही हमेशा राजा बनता था, लेकिन अब समय बदल गया है, इसलिए हमें उसे चुनना है। जो राजा बनने के लिए सबसे योग्य हो उसे ही राजा बनाया जाएगा, और इसके लिए हमें एक प्रतियोगिता हम आयोजित करेंगे। तब कांगलाई पाक में एक मुकाबला रखा गया, एक घुड़दौड़। जो भी उस खोंगनंग तक, बरगद के पेड़ तक सबसे पहले पहुंचेगा, युवराज उसे ही बनाया जाएगा। लेकिन एक अजीब बात हुई, साना जाऊबा, साना याइमा और साना तोम्बा तीनों ने दौड़ एक साथ खत्म की। कौन जीता कौन हारा कहना ही मुश्किल था। देखो देखो, लोगों में शोर मच गया, कितने अच्छे घुड़सवार। मगर सवाल वही का वही रहा कि तुंगी निंगथौ यानी कि राजा किसे बनाया जाए। अब निंगथौ और लेइमा ने अपने बेटों को बुलाया। निंगथौ ने कहा, साना जाऊबा, साना याइमा, साना तोम्बा, तुमने ये साबित तो कर दिया क्योंकि तुम तीनों ही बहुत अच्छे घुड़सवार हो। अब अपने अपने तरीके से कुछ ऐसा करो कि हम ये चुन सके कि तुम में से किसको युवराज बनाया जा सके। तो लड़कों ने राजा रानी और लोगों को प्रणाम करा और अपने घोड़ों के पास चले गए। एक दूसरे को देख के मुस्कुराए और मन ही मन सोच रहे थे कि क्या खास करा जाए। अचानक हाथ में बर्छा लिए साना जाऊबा अपने घोड़े पर सवार हो गया और उसने चारों तरफ देखा। लोगों में सन्नाटा छा गया। साना जाऊबा सबसे बड़ा राजकुमार अब क्या करके दिखाएगा, सब सोचने लगे। तो साना जाऊबा दूर खड़े शानदार खोगनंग को ध्यान से देखा। उसने जो बरगद का पेड़ था उसको ध्यान से देखा और उसने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा झट से दौड़ पड़ा, तेज और तेज पेड़ की ओर बढ़ा। शाबाश शाबाश सब चिल्लाए, थाउरो थाउरो, और फिर सब एकदम शांत हो गए। साना जाऊबा धड़धड़ाता हुआ खोंगनंग के पास पहुंचा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह पेड़ को भेद कर घोड़े समेत उसके अंदर से निकल गया। समझ गए कि पेड़ को भेद दिया उसने और बीच में से घोड़े सहित निकल गया। लोग फिर चिल्लाए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब दूसरे राजकुमार साना याइमा की बारी थी। अब वो क्या करके दिखाएगा। साना याइमा ने भी खोंगनंग को ध्यान से देखा पेड़ को, और उसने भी घोड़ा दौड़ाया बहुत तेज। सब चुपचाप देख रहे थे। पेड़ के नजदीक आकर उसने घोड़े को कूदने के लिए एड़ लगाई। दोनों ऊपर कूदे, इतने ऊंचे कि अगद्भुत छलांग में से वे विशाल वृक्ष को पार कर दूसरी ओर पहुंच गए। बहुत ऊंचा पेड़ था और ये जो दूसरा वाला राजकुमार था वो पेड़ को पार करके दूसरी तरफ ऊपर से पहुंच गया।
देखने वाले दंग रह गए, कमाल है बहुत चिल्लाए। अब बारी थी छोटे राजकुमार की, साना तोम्बा की। उसने भी पेड़ की ओर घोड़ा दौड़ाया और पलक झपकते ही उसे जड़ से उखाड़ डाला। बड़ी शान से फिर उसने पेड़ को उठाया और निंगथाऊ और लेमा के सामने जाकर रख दिया। बाप रे, इतना हंगामा मच गया, सब शाबाश शाबाश कहने लगे और आवाजें पास के पहाड़ों से गूंज उठी। आप ही बताओ तुंगी निंगथाऊ किसे बनना चाहिए, कि राजा किसे बनना चाहिए, साना जाऊबा को, साना याइमा को या साना तोम्बा को? पेड़ को भेद कर कूदने वाला, पेड़ के ऊपर से छलांग लगाने वाला या पेड़ को उखाड़ने वाला? तो ज्यादातर लोग साना तोम्बा को चाहते थे। क्या वह सबसे बलवान नहीं था? उसी ने तो इतने बड़े खोंगनंग को आसानी से उठा लिया था। फिर लोग बेचैन होने लगे। निंगथाऊ और लेइमा अपना फैसला सुनाने में क्यों इतनी देर लगा रहे थे? वे क्या कर रहे थे? निंगथाऊ और लेइमा साना तोम्बी को देख रहे थे। 5 साल की उनकी बेटी उदास और अकेली खड़ी थी। वह जमीन पर पड़े खोगरंग को देख रही थी। पेड़ के आसपास पक्षी फड़फड़ा रहे थे घबराए हुए, और वे अपने घोंसले ढूंढ रहे थे। साना तोम्बी खोंगनंग के पास गई। खोंगनंग मर गया, वह धीरे से बोली, और कि उसे बरछे से चोट लगी है और अब वो मर गया है। पेड़ के लिए कह रही कि वो पेड़ मर गया। सारे में सन्नाटा छा गया। लेइमा ने साना तोम्बी के पास जाकर उसे बाहों में भर लिया और फिर कहा, निंगथाऊ वही है जो देखे कि राज्य में सब खुश है। निंगथाऊ वही है जो राज्य में किसी को भी नुकसान न पहुंचाए। सब चौकन्ने होकर सुन रहे थे। निंगथाऊ उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने तीनों बेटों को देखा और फिर बेटी को देखा। उसके बाद अपनी प्रजा से कहा कि अगर कोई राजा बनने के योग्य है तो वह छोटी साना तोम्बी। पेड़ को चोट लगी तो उसे दर्द भी हुआ, और उसी ने हमें याद दिलाया कि खोगनंग में भी जान है, यानी कि पेड़ में भी जान है। साना तोम्बी दूसरों का दर्द समझती है। उसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी सबकी तकलीफ महसूस होती है। मेरे बाद साना तोम्बी ही राज्य संभालेगी और मैं उसे कांगलाई पाक की अगली लेइमा घोषित करता हूँ, निंगथाऊ ने ऐलान करा। सभी ने मुड़कर उस छोटी लड़की, अपने होने वाली रानी को देखा। 5 साल की बच्ची यूं खड़ी थी जैसे खुद एक नन्हा सा खोंगनंग हो। उसके चारों तरफ पक्षी फड़फड़ा रहे थे। कुछ उड़कर उसके कंधे पर बैठ गए, कुछ सिर पर, और अपने दोनों अपने छोटे छोटे हाथ फैलाए। उसने हाथ फैला दिए और सारे पक्षी उसके हाथों पर भी आकर के बैठ गए। और इस कहानी से पता चलता है, शीर्षक इस कहानी का सारांश निकल करके आता है कि हमें सभी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जान ऐसा नहीं है कि हमारे इंसान के ही अंदर जान है, पशु पक्षियों में और पेड़ पौधों में भी जान है। धन्यवाद।